एक जमाने की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जिसका नाम था अमरपुर। इस राज्य में एक दयालु और इंसाफ करने वाले राजा राज करते थे, जिनका नाम था महाराज देवराज। महाराज देवराज की दो बहुत प्यारी बेटियां थीं। बड़ी राजकुमारी का नाम था तारा और छोटी राजकुमारी का नाम था सावित्री। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं और हमेशा साथ साथ रहती थीं। रानी मृणालिनी फिर से मां बनने वाली थीं और इस बार भगवान ने उन पर बहुत कृपा की। उनके घर में एक बहुत ही प्यारा राजकुमार आया। राजकुमार का नाम रखा गया अरुण। राजकुमार अरुण बहुत ही सुंदर और अच्छे गुणों वाला बच्चा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, तीनों भाई बहन बड़े होते गए। तारा और सावित्री अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थीं। वे उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती। राजकुमार अरुण भी अपनी दोनों बहनों का बहुत मान सम्मान करता था। एक दिन रानी मृणालिनी ने अपने तीनों बच्चों से कहा, आज मैं तुम तीनों को एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा दिखाने ले जाऊंगी जो महल के पीछे की तरफ है। तीनों बच्चे बहुत खुश हो गए और खुशी से उछल पड़े। रानी उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में ले गई जहां अलग अलग तरह के फूल खिले हुए थे। गुलाब, चमेली, मोगरा, रात रानी और ना जाने कितने तरह के फूलों की मीठी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। बगीचे के बीचों बीच एक बहुत सुंदर सरोवर था जिसमें एकदम साफ पानी था। सरोवर में बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए थे, सफेद रंग के, गुलाबी रंग के और लाल रंग के। लेकिन सरोवर के एकदम बीच में एक बहुत अलग तरह का कमल था जो सोने के रंग का था। उस कमल से एक अजीब सी चमक निकल रही थी, जैसे वो चांदनी में नहा रहा हो। राजकुमार अरुण को वह सोने के रंग का कमल बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी मां से पूछा, मां, यह सोने के रंग का कमल इतना अलग क्यों दिखता है? इससे इतनी चमक क्यों निकल रही है? रानी मृणालिनी ने डर के साथ कहा, बेटा, यह कोई साधारण कमल नहीं है। यह एक जादुई फूल है। इसे कभी भी छूना नहीं चाहिए। अगर कोई लड़का या आदमी इसे छू लेता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए मगरमच्छ बन जाता है, और जब तक उसकी बहन 15 साल तक पूरी तरह से चुप ना रहे, एक शब्द भी ना बोले, तब तक वह वापस इंसान नहीं बन सकता। यह बात सुनकर तीनों बच्चे बहुत डर गए। बड़ी राजकुमारी तारा ने कहा, मां, तो फिर यह फूल तो बहुत खतरनाक है। इसे यहां क्यों रखा गया है? रानी ने समझाते हुए कहा, बेटी, यह फूल हमारे राज्य की रक्षा करता है। इसकी वजह से हमारे राज्य में कभी भी सूखा नहीं पड़ता और हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लेकिन इस पर एक श्राप भी है जो मैंने तुम्हें बताया। छोटी राजकुमारी सावित्री ने पूछा, मां, क्या सच में कोई लड़का इसे छूकर मगरमच्छ बन सकता है? हाँ बेटी, यह बिल्कुल सच है। इसलिए मैं तुम तीनों से वादा चाहती हूं कि तुम कभी भी इस कमल के पास अकेले नहीं जाओगे। और अरुण, तुम तो इसे बिल्कुल भी छूना नहीं, रानी ने सख्त आवाज में कहा। तीनों बच्चों ने अपनी मां को वादा किया। उसके बाद वे वापस महल में आ गए। लेकिन राजकुमार अरुण का मन उस सोने के रंग के कमल में ही अटका रह गया। वह बार बार उसके बारे में सोचता रहता। वह सोचता कि आखिर उस फूल में ऐसी क्या खासियत है कि वह इतना चमकता है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन महाराज देवराज और रानी मृणालिनी किसी काम से पास के राज्य में गए हुए थे। महल में सिर्फ तीनों बच्चे और नौकर नौकरानियां थीं। दोपहर के समय जब सब लोग आराम कर रहे थे, राजकुमार अरुण से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि चलकर एक बार उस सोने के रंग के कमल को पास से देखता हूं। बस देखूंगा, छूंगा नहीं। वह चुपचाप बगीचे में चला गया। सरोवर के पास पहुंचकर उसने देखा कि सोने के रंग का कमल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी सोने जैसी पंखुड़ियों से निकलने वाली चमक पूरे सरोवर में फैल रही थी। राजकुमार जैसे सम्मोहित होकर उसे देखता रहा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सोने का कमल हिलने लगा जैसे वह उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। राजकुमार की इच्छा हुई कि वह उसे एक बार छूकर देखे। उसने सोचा, सिर्फ एक बार छूने से क्या होगा? हो सकता है मां ने सिर्फ डराने के लिए कहा हो। यह सोचकर राजकुमार ने धीरे धीरे अपना हाथ कमल की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली कमल की पंखुड़ी से छुई, एक तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते राजकुमार अरुण गायब हो गया। उसकी जगह सरोवर में एक सुंदर सोने के रंग का मगरमच्छ तैर रहा था। शाम को जब दोनों राजकुमारियां अपने भाई को खोजने लगी तो वह कहीं नहीं मिला। उन्होंने पूरा महल छान मारा, नौकरों से पूछा, लेकिन किसी ने राजकुमार को नहीं देखा था। परेशान होकर तारा और सावित्री बगीचे में गई कि शायद वह वहां हो। जब वे सरोवर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि सरोवर में एक नया सोने के रंग का मगरमच्छ तैर रहा था जो पहले वहां नहीं था।
अचानक तारा के मन में शक हुआ। उसने सावित्री से कहा, बहन, कहीं यह मगरमच्छ। सावित्री भी समझ गई। दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गई थी कि उनका भाई सोने के कमल को छूकर मगरमच्छ बन गया है। वह सोने के रंग का मगरमच्छ जो सरोवर में तैर रहा था, वही उनका प्यारा भाई अरुण था। तारा रोते हुए बोली, हे भगवान, हमारा भाई मगरमच्छ बन गया, अब क्या होगा? सावित्री भी फूट फूट कर रोने लगी। वह सोने के रंग का मगरमच्छ बार बार पानी की ऊपरी सतह पर आता और फिर अंदर चला जाता, जैसे अपनी बहनों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। दोनों बहनें समझ गईं कि अब उन्हें 15 साल का मौन व्रत रखना होगा, यानी 15 साल तक एक शब्द भी नहीं बोलना होगा। तभी उनका भाई वापस इंसान बन सकेगा। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों में से कौन चुप रहे, क्योंकि अगर दोनों चुप रह गई तो राजा रानी को राजकुमार के गायब होने के बारे में कैसे पता चलेगा। तारा ने अपने आंसू पोंछकर कहा, सावित्री, मैं बड़ी हूं, इसलिए मैं चुप रहूंगी। तुम माँ बाबा को समझाना कि भाई कहाँ गया है, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वह मगरमच्छा बन गया है, नहीं तो लोग हमारे राज्य को श्रापित समझेंगे। सावित्री ने अपना सिर हिलाया। उसी समय से तारा ने मौन व्रत शुरू कर दिया। वह बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। जब महाराज देवराज और रानी मृणालिनी शाम को वापस आए और राजकुमार को ना देखा तो वे बहुत परेशान हुए। रानी ने सावित्री से पूछा, बेटी, तुम्हारा भाई कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रहा। सावित्री ने रोते हुए कहा, माँ, भाई कहीं चला गया है। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसने यह नहीं बताया कि राजकुमार मगरमच्छ बन गया है। महाराज ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि राजकुमार को हर जगह ढूंढा जाए। पूरे राज्य अमरपुर में राजकुमार की तलाश शुरू हो गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला, क्योंकि वह तो सरोवर में मगरमच्छ के रूप में तैर रहा था। दिन बीतते गए। महाराज देवराज और रानी मृणालिनी बहुत दुखी रहते। तारा का चुप रहना उनकी परेशानी और बढ़ा देता था। वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि राजकुमारी ने अचानक से क्यों बोलना बंद कर दिया है। इधर तारा रोज सरोवर के पास जाती और अपने भाई को देखकर मन ही मन बात करती। वह सोने के रंग के मगरमच्छ को खाना देती और उसके सिर को प्यार से सहलाती। मगरमच्छ भी अपनी बहन को पहचानता था और उसके हाथ के पास आ जाता था। सावित्री भी रोज अपनी बड़ी बहन के साथ सरोवर के पास जाती। वह तारा से बात करती रहती और उम्मीद करती कि वह कुछ जवाब दे, लेकिन तारा सिर्फ इशारों में बात करती। इस तरह महीने बीतते गए और फिर साल। राज्य अमरपुर के लोग राजकुमार की गुमशुदगी और राजकुमारी तारा के चुप रहने को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां बनाने लगे। कुछ कहते कि राजकुमार को किसी राक्षस ने उठा लिया है, कुछ कहते कि राजकुमारी पर कोई जादू हो गया है। महाराज बहुत परेशान रहते। उन्होंने कई वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन किसी का इलाज काम नहीं आया। तारा अपने मौन व्रत में मजबूती से रही। वह जानती थी कि अगर उसने एक भी शब्द कहा तो उसका भाई हमेशा के लिए मगरमच्छ ही रह जाएगा। समय बीतता रहा। 5 साल, फिर 10 साल बीत गए। तारा अब एक सुंदर युवती बन गई थी, लेकिन वह अभी भी चुप थी। सावित्री भी बड़ी हो गई थी और अब वह राज्य के बहुत से काम में अपने पिता की मदद करने लगी थी। एक दिन पास के राज्य रत्नपुर के महाराज अपने बेटे राजकुमार विक्रम के साथ आए। राजकुमार विक्रम बहुत ही सुंदर, समझदार और बहादुर था। जब उसकी नजर राजकुमारी तारा पर पड़ी तो वह उसकी खूबसूरती को देखकर मोहित हो गया। राजकुमार विक्रम ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं राजकुमारी तारा से शादी करना चाहता हूं। दोनों राजाओं ने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया, लेकिन जब राजकुमार विक्रम ने तारा से बात करने की कोशिश की तो वह कुछ भी नहीं बोली। यह देखकर विक्रम हैरान हो गया। उसने सावित्री से पूछा, राजकुमारी, आपकी बड़ी बहन बात क्यों नहीं करती? सावित्री ने जवाब दिया, राजकुमार, मेरी बहन को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वह नहीं बोल सकती, लेकिन वह बहुत अच्छी है और आपके लायक है। राजकुमार विक्रम ने कहा, मुझे उनकी इस बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे प्रेम करता हूं और उनसे शादी करना चाहता हूं। इस तरह तारा का शादी राजकुमार विक्रम से तय हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन तारा का दिल बहुत दुखी था। वह सोचती थी कि उसका भाई उसकी शादी भी नहीं देख पाएगा। शादी के दिन भी तारा चुप रही। उसने सारी रस्में निभाई, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। राजकुमार विक्रम ने उसे अपने राज्य रत्नपुर ले जाने का फैसला किया। जब तारा को विदा होना था तो वह अपने मन में बहुत दुखी थी। वह अपने भाई को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। उसने इशारों में सावित्री से कहा कि वह सरोवर के पास जाना चाहती है।
सावित्री उसे सरोवर के पास ले गई। वहां तारा ने अपने हाथों से सोने के रंग के मगरमच्छ को खाना दिया और अपने आंसुओं से उसे विदा कहा। मगरमच्छ भी जैसे समझ गया हो कि उसकी बहन जा रही है। वह कई बार पानी से ऊपर निकला, जैसे अपनी बहन को अलविदा कह रहा हो। तारा अपने पति के साथ उसके राज्य रत्नपुर चली गई। वहां भी वह चुप ही रही। राजकुमार विक्रम बहुत धैर्यवान था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसके चुप रहने से परेशान नहीं होता था। सावित्री अकेली रह गई। वह रोज सरोवर के पास जाकर अपने भाई से बात करती और उसे खाना देती। वह अपनी बड़ी बहन की बहुत याद करती, लेकिन समझती थी कि तारा को अपना मौन व्रत जारी रखना होगा। समय और तेजी से बीतने लगा। राजकुमार विक्रम के राज्य रत्नपुर में तारा का सम्मान होता था, लेकिन कुछ लोग उसके चुप रहने को लेकर अजीब बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे कि रानी पर कोई भूत प्रेत का साया है। कुछ कहते थे कि वह किसी अपराध के कारण चुप है। एक दिन राज्य की एक बूढ़ी औरत राजकुमार विक्रम के पास आई। उसने कहा, महाराज, आपकी रानी के चुप रहने में जरूर कोई राज है। हो सकता है वह कोई राक्षसी हो या फिर उस पर कोई श्राप हो। राजकुमार विक्रम ने गुस्से से कहा, तुम मेरी रानी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? वह बहुत अच्छी है। लेकिन बूढ़ी औरत ने अपनी बात जारी रखी, महाराज, अगर वह सच में अच्छी है तो वह बोलने से क्यों डरती है? जरूर कोई राज है। धीरे धीरे राजकुमार विक्रम के मन में भी शक होने लगा। उसने अपनी पत्नी से कई बार पूछा कि वह बात क्यों नहीं करती, लेकिन तारा चुप रही। एक दिन राजकुमार विक्रम ने धमकी दी, अगर तुमने आज भी बात नहीं की तो मैं समझूंगा कि तुम पर कोई भूत प्रेत का साया है और तुम्हें यहां से भगा दूंगा। इधर उसके पिता के राज्य अमरपुर में सावित्री अकेली अपने भाई की देखभाल कर रही थी। वह रोज सरोवर के पास जाती और मगरमच्छ के रूप में अपने भाई से बात करती। वह उसे बताती कि दीदी कैसी है और कब वापस आएगी। 14 साल बीत गए थे। अब सिर्फ 1 साल और बचा था। सावित्री बहुत खुश थी कि जल्दी ही उसका भाई वापस इंसान बन जाएगा, लेकिन वह तारा की भी चिंता करती थी, क्योंकि कई महीनों से उसकी कोई खबर नहीं आई थी। उधर राजकुमार विक्रम का धैर्य खत्म हो गया था। राज्य के लोगों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी पत्नी को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुमने कल तक बात नहीं की तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। मैं यह नहीं सह सकता कि मेरी प्रजा मुझसे सवाल करे कि मेरी रानी क्यों नहीं बोलती। तारा का दिल टूट गया, लेकिन वह जानती थी कि अब सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। उसने सोचा कि वह जंगल में भी अपना व्रत पूरा कर सकती है। अगले दिन जब तारा ने फिर कुछ नहीं कहा तो राजकुमार विक्रम ने अपना वचन निभाया। उसने तारा को एक घने जंगल में छोड़ दिया। तारा का दिल बहुत दुखी था, लेकिन वह अपने संकल्प पर मजबूती से कायम रही। जंगल में तारा को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह फल फूल खाकर अपना पेट भरती और पेड़ों के नीचे सोती। जानवरों से डर भी लगता था, लेकिन वह अपने भाई के लिए सब कुछ सहन करने को तैयार थी। इधर जब सावित्री को पता चला कि उसकी बड़ी बहन को जंगल में छोड़ दिया गया है तो वह बहुत परेशान हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि तारा कहाँ है। आखिरकार वह समय आ गया जिसका तारा को 15 सालों से इंतजार था। 15 साल पूरे होने वाले थे। जंगल में तारा ने दिन गिने थे। उसे पता था कि आज उसके व्रत के 15 साल पूरे हो जाएंगे। उसी दिन सावित्री भी सरोवर के पास बैठी अपने भाई का इंतजार कर रही थी। ठीक सूरज डूबने के समय जब 15 साल पूरे हुए, सरोवर में एक तेज रोशनी निकली। सोने के रंग का मगरमच्छ अचानक गायब हो गया और उसकी जगह राजकुमार अरुण खड़ा था। सावित्री खुशी से चिल्ला पड़ी, भाई, तुम वापस आ गए। राजकुमार अरुण अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सावित्री को गले से लगाया। राजकुमार ने पूछा, सावित्री, तारा दीदी कहाँ हैं? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लिए 15 साल तक चुप रहकर इतना बड़ा त्याग किया। सावित्री ने आंसू भरी आंखों से सारी कहानी सुनाई कि कैसे तारा की शादी हुई और कैसे उसे जंगल में छोड़ दिया गया। राजकुमार अरुण को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मेरी दीदी ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा और मैं यहां मगरमच्छ बनकर सरोवर में तैर रहा था। मुझे उन्हें ढूंढकर वापस लाना होगा। सावित्री ने कहा, भाई, लेकिन वह कहां होंगी? जंगल बहुत बड़ा है। राजकुमार अरुण ने कहा, चिंता मत करो, मैं उन्हें जरूर ढूंढूंगा। पहले मैं माँ बाबा से मिलूंगा, फिर दीदी की तलाश में निकलूंगा। महाराज देवराज और रानी मृणालिनी अपने बेटे को वापस देखकर बहुत खुश हुए। वे 15 सालों से उसकी तलाश कर रहे थे। जब राजकुमार ने उन्हें सारी सच्चाई बताई
तो उन्हें तारा के त्याग को सुनकर बहुत गर्व महसूस हुआ और साथ ही दुखी भी हुए। रानी ने आंसू भरी आंखों से कहा, हे भगवान, मेरी बेटी ने इतना कष्ट सहा, हमें उसे जल्दी ढूंढना चाहिए। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य अमरपुर में तारा की तलाश की जाए। राजकुमार अरुण खुद भी अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। उधर जंगल में तारा को अपना व्रत पूरा होने का एहसास हो गया था। 15 साल बाद उसके होठों से पहला शब्द निकला, भगवान का शुक्र है, अब मेरा भाई वापस इंसान बन गया होगा। उसकी आवाज 15 सालों से सुनी नहीं गई थी, इसलिए वह थोड़ी कमजोर थी। तारा खुशी से भर गई। अब वह अपने घर वापस जा सकती थी। वह जंगल से निकलकर अपने पिता के राज्य अमरपुर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने भाई से मिलने की खुशी में वह सब भूल गई। जब तारा अपने राज्य की सीमा के पास पहुंची तो उसे कुछ सिपाही मिले जो राजकुमारी की तलाश में निकले थे। सिपाहियों ने जब उसे पहचाना तो वे बहुत खुश हुए। राजकुमारी जी, आप कहाँ थीं? महाराज और महारानी आपकी बहुत तलाश कर रहे थे, एक सिपाही ने कहा। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, तुम मुझे जल्दी महल ले चलो, मुझे अपने भाई बहन से मिलना है। सिपाही हैरान हो गए कि राजकुमारी बोल रही है। 15 सालों बाद उन्होंने पहली बार राजकुमारी को बोलते सुना था। जब तारा महल पहुंची तो उसका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। महाराज देवराज, रानी मृणालिनी, राजकुमार अरुण और सावित्री सभी उससे मिलकर रो पड़े। राजकुमार अरुण ने अपनी बहन के पैर छुए और कहा, दीदी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका कर्जदार रहूंगा। आपने 15 साल तक चुप रहकर मेरी जान बचाई। तारा ने अपने भाई को गले से लगाकर कहा, भाई, यह कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम था। सावित्री भी रोते हुए बोली, दीदी, आपने कितना कष्ट सहा, मैंने रोज आपकी चिंता की है। रानी ने अपनी बेटी को गले से लगाकर कहा, बेटी, तुमने जो त्याग किया है वह बेमिसाल है, तुम सच्ची वीरांगना हो। महाराज ने कहा, तारा, तुम्हारे त्याग की कहानी पूरे राज्य में फैल जाएगी, लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। इधर जब राजकुमार विक्रम को पता चला कि उसकी पत्नी वापस मिल गई है और वह बोल रही है, तो वह तुरंत उससे मिलने आया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। विक्रम ने तारा के सामने सिर झुकाकर कहा, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अगर मैं जानता कि आप इतने महान उद्देश्य के लिए चुप रही थीं, तो मैं कभी भी आपको जंगल में नहीं छोड़ता। तारा ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, आप पर कोई दोष नहीं है, आप नहीं जानते थे कि मैं क्यों चुप हूं। अब सब ठीक हो गया है। विक्रम ने कहा, क्या आप मुझे माफ करके वापस मेरे साथ चलेंगी? मैं वचन देता हूं कि अब कभी भी आप पर शक नहीं करूंगा। तारा ने अपने पिता से पूछा। महाराज ने कहा, बेटी, यह तुम्हारा फैसला है। तारा ने सोच समझकर कहा, हाँ, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त है कि मैं साल में कुछ महीने अपने मायके भी आऊंगी, ताकि अपने भाई बहन के साथ समय बिता सकूं। विक्रम ने खुशी से हामी भर दी। इस तरह तारा वापस अपने पति के साथ चली गई, लेकिन इस बार वह खुश थी क्योंकि उसका भाई सुरक्षित था। राजकुमार अरुण ने उस सोने के रंग के कमल के फूल को सरोवर से निकालकर एक खास जगह पर रखवा दिया, ताकि फिर कभी कोई गलती से उसे ना छू सके। उसने प्रण लिया कि वह इस कमल के राज को लेकर लापरवाही नहीं करेगा। राज्य अमरपुर में खुशियां मनाई गईं। लोगों ने राजकुमारी तारा के त्याग की कहानी सुनी तो सभी उनका सम्मान करने लगे। तारा का नाम इतिहास में सबसे बड़े त्यागी बहन के रूप में दर्ज हो गया। राजकुमार अरुण ने अपने जीवन में फिर कभी कोई लापरवाही नहीं की। वह हमेशा अपनी बहनों का सम्मान करता रहा और उनकी सेवा करता रहा। सावित्री भी अपनी बड़ी बहन की तरह त्याग और प्रेम की मिसाल बनी। उसने भी अपने भाई की देखभाल में 15 साल लगाए थे। इस तरह भाई बहन का यह पवित्र प्रेम और त्याग की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। लोग आज भी तारा के त्याग को याद करते हैं और कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। भाई बहन का प्रेम सबसे पवित्र होता है। साथ ही यह भी सिखाती है कि बड़ों की बात माननी चाहिए और जिद्दी नहीं होना चाहिए। अगर राजकुमार अरुण ने अपनी मां की बात मानी होती तो इतनी मुसीबत नहीं आती, लेकिन जब मुसीबत आ गई तो बहन ने अपना सब कुछ त्याग करके भाई को बचाया। यही है सच्चा प्यार और त्याग।